अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेचुरल साइंस के लास्ट टॉपिक के साथ डॉक्टर वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बगैर किसी डिले के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करंट डिबेट्स ऑन एथिकल इश्यूज इन नेचुरल साइंसेस। एथिकल इश्यूज का मतलब इखलाकियात के हवाले से जो मसाइल नेचुरल साइंस ने हमारी मॉडर्न सोसाइटी में पैदा किए हैं उनके बारे में डिटेल से बात इस टॉपिक के अंदर की गई है। और ये आपके टॉपिक का लास्ट आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, इस हवाले से ये अहम भी है। और इसमें मैंने कोशिश की है कि कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट्स, फिलंथ्रोपिस्ट्स और प्रोमिनेंट फिगर्स जो सोसाइटी में हैं जिन्होंने नेचुरल साइंस की तरफ ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की हैं, या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने नेचुरल साइंस के हवाले से खड़े होने वाले इश्यूज के हवाले से बात की है, उनकी कुछ कोटेशंस और कोटेशन मार्क्स हैं वो इसके अंदर शामिल की हैं। तो उम्मीद है ये आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेशन साबित होगी, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए बेहतर साबित होगा ये टॉपिक इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। नेचुरल साइंस हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन बाय एडवांसिंग मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री। तो नेचुरल साइंस ने हमारी सोसाइटी में जो मॉडर्नाइजेशन पैदा की है थ्रू मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, वो इसके बहुत बड़े कारनामे हैं। तो जिसकी वजह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारे ऊपर आयद होती हैं, या उन लोगों के ऊपर जो नेचुरल साइंसेस को पुश कर रहे हैं, जैसा कि साइंटिस्ट हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। तो इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस हवाले से काफ़ी आयद होती हैं। इस हवाले से जो फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने नाम सुन रखा होगा, वो कहते हैं कि कंसर्न फॉर मैन एंड हिज फेट must always form the chief interest of all technical endeavors। यानी जितनी भी टेक्निकल एंडेवर्स यानी साइंटिफिक प्रोग्रेस की कोशिशें जितनी भी हम करते हैं, उसका जो मेन कंसर्न है वो इंसान और उसकी किस्मत को संवारना होना चाहिए। यानी अगर हमारी नीयत जो है वो इंसान की ज़िंदगी बेहतर करने की है, तो हम जो भी एंडेवर्स, जो भी कोशिशें करेंगे, वो फायदेमंद साबित होंगी। सेकंड पॉइंट जो है वो एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन साइंटिफिक रिसर्च। जब साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो उसमें क्या एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें फॉलो करनी चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट। साइंटिफिक रिसर्च को ईमानदारी से कंडक्ट करना चाहिए, यानी हमें इसके रिजल्ट्स को फॉल्सिफाई नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे, अगर मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, या मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो कि एक नई मेडिसिन बनाता हूँ किसी बीमारी के इलाज के लिए, और वो मेडिसिन जो है वो अगर मैं 10 लोगों को देता हूँ और उसमें से 3 लोग जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, या उन्हें उस मेडिसिन का नुकसान पहुंचता है, और जो 7 लोग हैं वो उनको फायदा होता है, तो मैं अगर ये सोचूं कि चलें मैं ये जो 3 लोग बीमार होने वाले हैं इसका डेटा जो है वो मैं पब्लिक नहीं करता, या मैं छुपा लेता हूँ, या मैं यही बताऊं दुनिया को या ऑर्गेनाइजेशंस को कि मेरी मेडिसिन जो है वो 100% क्योर कर रही है, या लोगों को बीमार नहीं कर रही, या इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, ताकि मैं बिजनेस अपना प्रमोट कर सकूं, तो ये एथिकली गलत बात है। इस तरह से करना गलत है, जिससे कि ह्यूमन काइंड को नुकसान पहुंचेगा ऑफ कोर्स। ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, इस साइंटिफिक रिसर्च को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब ये कि इसमें से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो हम छुपाएं। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब इसे बामकसद होना चाहिए। एथिकल प्रॉब्लम्स सच एज डेटा फैब्रिकेशन, यानी डेटा को खुद से बना लेना, फॉल्सिफिकेशन यानी इसे गलत कर देना, एंड प्लेजरिज्म यानी नकल लगाना या किसी और के डेटा को चोरी करके या उसे कॉपी करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेना, अंडरमाइंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ साइंस, ये साइंस की क्रेडिबिलिटी को खराब करती है, यानी जो साइंस के ऊपर यकीन है लोगों का उसे खराब करती है। हिस्टोरियन जो जेकब जेकब ब्रुनॉस्की है, ये इस बारे में कहते हैं कि साइंस इज अ वेरी ह्यूमन फॉर फॉर्म ऑफ नॉलेज। साइंस जो है वो ह्यूमन फॉर्म ऑफ नॉलेज है, यानी इंसानों ने बनाई हुई है। वी आर ऑलवेज एट द ब्रिंक ऑफ द नोन एंड द अननोन। तो हम हमेशा
वो चीज़ें जिन्हें हम जानते हैं या वो चीज़ें जो हमारे लिए अनजानी होती हैं, उसके दहाने पे हम हमेशा खड़े होते हैं। यानी कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होता है, कुछ चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता। इसके बाद है एथिकल इश्यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत सारे एथिकल इश्यूज शामिल हो जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज इंटेंसिफाइड एथिकल डिबेट्स इन नेचुरल साइंसेज। मिसाल के तौर पे टू जीन्स, जेनेटिक डिजीजेस, फूड शॉर्टेज, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। इस हवाले से जेम्स वाटसन जो है, जो कि को डिस्कवरर ऑफ डीएनए थे, वो कहते हैं कि इफ वी कुड मेक बेटर ह्यूमन बीइंग्स बाय नोइंग हाउ टू ऐड जीन्स, व्हाई शुडंट वी। मतलब ये है कि अगर हम अच्छे इंसान पैदा कर सकें, और वो हम तब पैदा कर सकेंगे कि हम जीन्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए। मिसाल का मतलब ये है कि अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हर सोसाइटी की जरूरत होते हैं, तो ये हमें जरूर कर लेना चाहिए। ये एक इसका एक साइड है थॉट की, या एक स्कूल ऑफ थॉट ये है। इन कंट्रास्ट मैनी एथिसिस्ट आर्ग्यू दैट सच पावर वुड लीड टू इनइक्वालिटी, लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ लोग जो इखलाकियात के ऊपर बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये ज्यादती होगी कुछ दूसरे इंसानों के साथ, क्योंकि ऐसी चीज तो जो है वो कुछ ही लोग एक्सेस कर सकेंगे कि वो अपने आप को या अपने बच्चों को बेहतर जीन्स प्रोवाइड कर सकें और उन्हें सोसाइटी में आगे लेके जा सकें। लेकिन हर इंसान की एक्सेस में ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुआशरे में इनक्वालिटी जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। तो इस हवाले से एथिक्स जो है वो हमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रिंसिपल जो हैं उनको फॉलो करने का डायरेक्शन देती हैं। एथिकल कंसर्न्स इन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च। मेडिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च में एथिकल कंसर्न्स क्या है जी। मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन एनिमल रेस क्वेश्चंस अबाउट कंसेंट, सेफ्टी एंड वेलफेयर। किसी भी मेडिकल रिसर्च का जो मकसद है वो ह्यूमन काइंड की सेफ्टी और वेलफेयर होना चाहिए। इसके लिए हर इंसान की मर्जी इसमें शामिल होना जरूरी है जिसके ऊपर मेडिकल रिसर्च की जा रही है। Declaration of Helsinki emphasizes that well-being of research participants must come before scientific interest. जो रिसर्च में शामिल होने वाले लोग हैं उनकी वेलबीइंग जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। रिसर्च जो है वो बाद में आती है। यानी रिसर्च की अहमियत सेकेंडरी है, और जो इंसान उसमें शामिल हैं, जो जिनके ऊपर रिसर्च की जा रही है, उनकी वेलबीइंग जो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इमैनुअल कैंट फेमसली आर्ग्यूड, ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स मस्ट ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एन एंड एंड नेवर मेयरली एज मीन्स। यानी ह्यूमन बीइंग्स हमारा मकसद होने चाहिए, ना कि मकसद तक पहुंचने की एक सीढ़ी। तो इसके हवाले से नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है वो एनवायरमेंटल एथिक्स हैं, जो कि क्लाइमेट साइंस के हवाले से हैं। हम बहुत सारी साइंस ऐसी प्रमोट कर रहे हैं जिससे कि हमारा क्लाइमेट खराब हो रहा है, जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं, जिससे हम वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन जो है ये कॉज कर रहे हैं। पॉलीमर्स जनरेट हो रहे हैं, प्लास्टिक से ये सारे काम खराब हो रहे हैं। तो उसमें एनवायरमेंटलिस्ट रेचल कार्सन जो है वो साइलेंट स्प्रिंग में ये लिखती हैं कि ह्यूमन रेस इज चैलेंज्ड मोर देन एवर बिफोर टू डेमोन्स्ट्रेट आवर मास्टरी नॉट ओवर नेचर बट ऑफ आवरसेल्व्स। कि ह्यूमन रेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये मौजूद है, या ये पैदा हो चुका है, कि ह्यूमन रेस अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब होती है या नेचर को कंट्रोल करने में कामयाब होती है। मिसाल के तौर पे मकसद इसका कहने का ये है कि ह्यूमन काइंड अगर अपने आप को कंट्रोल कर ले तो नेचर इटसेल्फ ही काबू में आ जाती है। मतलब ये कि इसमें प्रॉब्लम पैदा होने बंद हो जाते हैं। तो अगर हम खुद से फैलाने वाली पोल्यूशन जो है इसको मिनिमाइज कर लें तो हम नेचर को हील करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके कहने का मतलब ये है। एथिकल इश्यूज इन न्यूक्लियर एंड केमिकल साइंसेज। न्यूक्लियर साइंसेज जो हैं उसके हवाले से बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनसे निकलने वाला रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजन होता है, यानी कैंसर फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। सोसाइटीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है। इसी तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब्स इटसेल्फ जो है वो एक बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए ख़तरा है। जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है वहाँ पे लाखों लोग जो है वो पलक झपक में जो है वो जल जाते हैं। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी आने वाले कई डेकेड्स तक उस इलाके को खराब कर देती है लाइफ के लिए।
तो रॉबर्ट ओपनहाइमर जो है, जिसकी सेइंग मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपसे कोट की हुई है, जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है क्रिएट करने के बाद ये कहा था कि आई हैव बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। तो यही रॉबर्ट ओपनहाइमर कहते हैं, साइंटिस्ट हैव नोन सिन, कि साइंसदानों ने गुनाह करने का फन सीख लिया है। एंड दिस इज अ नॉलेज विच दे कैन नॉट लूज, और ये वो नॉलेज है, वो इलम है जिसे ये जाया नहीं कर सकते, यानी ये कभी भुला नहीं सकेंगे। अगर चाहें भी तो नहीं भुला सकेंगे। ये एटम बम बनाने की बात ही कर रहा है। इसके बाद मॉडर्न डे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एथिक्स वो शामिल हो जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप किसी इंसान के ऊपर स्पाइंग जो है, किसी की जासूसी कर सकते हैं बड़े आराम से, जो कि हमारी पर्सनल लिबर्टीज और पर्सनल फ्रीडम के बहुत खिलाफ है। अ, इसी तरह से इस हवाले से युval नोआ हरारी जो हैं वो कहते हैं कि द रियल प्रॉब्लम इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट नेचुरल स्टुपिडिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जिस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं वो हमारी बेवकूफ़ी है। तो आठवें नंबर पे जो पब्लिक ट्रस्ट और एथिकल गवर्नेंस ऑफ साइंस है, उस हवाले से ये कहा जाता है कि पब्लिक ट्रस्ट इन नेचुरल साइंस डिपेंड्स ऑन एथिकल बिहेवियर। अगर नेचुरल साइंस को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो एथिकल बिहेवियर अपनाएं, तो तब ही लोगों का ट्रस्ट जो है नेचुरल साइंस के ऊपर बनेगा। जैसा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, हर इंसान से कोई बात छुपाई ना जाए, अकाउंटेबिलिटी हो, इसको फॉलो करने वालों के ऊपर हर तरह के रूल्स जो हैं वो नाफिज हों, अकाउंटेबिलिटी हो, अगर वो गलती करें तो उन्हें सजा भी मिले। ये नहीं कि वो जो जो उनका दिल चाहे वो नेचुरल साइंस को उस डायरेक्शन में वो लेके चले। When science appears influenced by political or commercial interests, trust declines। जब साइंसदान जो है या साइंस है उसके ऊपर सियासी अमल दखल या कारोबारी अमल दखल आ जाता है, तो लोगों का उसके ऊपर से एतमाद उठ जाता है। फिलंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, वो इस हवाले से कहते हैं कि इनोवेशन इज मूविंग एट अ स्केरली फास्ट पेस। इनोवेशन यानी जिद्दत का मतलब ये है कि हम बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड वी मस्ट थिंक केयरफुली अबाउट हाउ इट इज यूज्ड। और फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस इनोवेशन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो एथिकल गवर्नेंस थ्रू रेगुलेशन ओवरसाइट बॉडीज हेल्प इंश्योर साइंटिफिक बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। एथिकल गवर्नेंस जो है उसकी साइंस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन ये है कि एथिकल इश्यूज के ऊपर जो डिबेट है, या नेचुरल साइंस के से खड़े होने वाले एथिकल इश्यूज के ऊपर जो डिबेट है, वो हमें ये बताती है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस को बैलेंस कैसे रखा जा सकता है, सोसाइटी की अखलाकियात के साथ साइंस को कैसे जोड़ा जा सकता है। हमें साइंस को इस तरह से लेके बढ़ने की ज़रूरत है कि इससे इंसानों को फ़ायदा पहुंचे, ना कि नुकसान हो। तो इस हवाले से एल्बर्ट श्वाइट्जर जो हैं वो कहते हैं कि एथिक्स इज नथिंग एल्स देन रेवरेंस फॉर लाइफ। यानी एथिक्स, अखलाकियात जो हैं वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंसान की ज़िंदगी का एहतराम है। तो अगर इंसान की ज़िंदगी का एहतराम किसी भी हवाले से इंसान की सोच में आ जाए, तो कोई भी काम जो इंसान करता है वो उसमें सोसाइटी का फायदा ही होता है, उससे नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इस प्रैक्टिस एग्जाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ 10 एमसीक्यूज जो हैं इसके एंड पे डाले हैं। आप इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इनको अटेम्प्ट कीजिए, और फिर आप टॉपिक में से इनके जवाबात भी ढूंढ सकते हैं। इसके हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिए चैट बॉक्स के अंदर, और यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो अपलोड होगी तो आप उसके कमेंट्स के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।